आरबीआई के अक्टूबर 2025 के बुलेटिन में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी करके जो सेक्शन है उसमें ये बात पता चलती है कि इंडिया का जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसने बहुत ही शार्प डिक्लाइन लिया है 159% का अगस्त 2025 में। ये पूरी न्यूज आखिर है क्या, ये जो एफडीआई का इतना शार्प डिक्लाइन हुआ है, क्या ये चिंताजनक बात है इंडिया के लिए? और ये पूरा जो सिनेरियो है इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये नेट एफडीआई क्या होता है। एफडीआई के बारे में तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। एफडीआई का मतलब ऐसे समझिए कि जो फॉरेन एंटिटीज भारत की कंपनियों में, भारत के मार्केट में आकर के ऐसा पैसा लगा रहे हैं तो वो कहलाता है एफडीआई। 10% या उससे ज्यादा ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब नेट एफडीआई की बात होती है तो नेट एफडीआई का मतलब ये होता है कि जितना भी ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो हुआ है, मतलब इंडिया में जितना बाहर के देशों ने पैसा लगाया है, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, माइनस में रिपैट्रिएशंस, मतलब रिपैट्रिएशन का मतलब प्रॉफिट, डिविडेंड, कैपिटल विड्रॉन बाय फॉरेन कंपनीज, मतलब विदेश की भी बहुत सारी कंपनियां भारत में रह करके काम करती हैं, तो जो भारत से उनको प्रॉफिट हो रहा है वो अपने जो होम कंट्री है वहां पे भेजती हैं, डिविडेंड भेजती हैं या फिर कैपिटल विड्रॉ करती हैं वो भेजती हैं, तो उसको रिपैट्रिएशन कहते हैं। तो उसको माइनस कर दीजिए, प्लस आउटवर्ड एफडीआई, मतलब जो इंडिया के इन्वेस्टर्स या बिजनेसमैन या बिजनेस कंपनीज हैं वो जब बाहर जाकर के इन्वेस्ट कर रही हैं तो उसको कहेंगे आउटवर्ड एफडीआई। मतलब जितना भारत में पैसा एफडीआई के रूप में आ रहा है और जो भारत से पैसा बाहर जा रहा है, अगर उसको माइनस कर देंगे तो वो हमको देता है कि नेट एफडीआई आखिर कितना है देश का। तो ये जो पोजीशन है पूरी, इसको ये दिखा रहा है कि इसी में जो शार्प डिक्लाइन है देखने को मिला है 159% का। मतलब ये है कि अब इस समय जो आउटफ्लो है पैसे का ज्यादा है, भारत से पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, भारत में पैसा आ कम रहा है। तो अगर पॉजिटिव नेट एफडीआई होता है किसी भी देश का तो ये बताता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है कि इस देश की इकोनॉमी में वो पैसा अपना लगा रहे हैं, ज्यादातर कैपिटल इंडिया में आ रही है। और नेगेटिव नेट एफडीआई क्या बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ डिसरप्शन है, कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है जिसकी वजह से जो इनफ्लो है वो उतना नहीं है बल्कि आउटफ्लो ज्यादा है। आउटफ्लो किसी भी रूप में है, चाहे रिपैट्रिएशन के रूप में हो चाहे आउटवर्ड एफडीआई के रूप में हो, तो वो ज्यादा हो रहा है। अब हम अगर समझें कि जो ये डेटा में मिला है अगस्त 2025 का, अभी जो अक्टूबर वाली बुलेटिन उससे, तो क्या बताता है कि ग्रॉस एफडीआई जो इनफ्लो हुआ है इंडिया में वो हुआ है $6.05 बिलियन का। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर इसे देखें तो 30.6% यहाँ पे उसका फॉल दिखता है। मतलब पिछले साल अगस्त 2024 में जितना था उससे 30% कम इस साल के अगस्त में एफडीआई इनफ्लो हुआ है। वहीं पे अगर हम नेट एफडीआई पोजीशन की बात करें तो $616 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब 159% का डिक्लाइन है, मतलब आउटफ्लो ज्यादा हो गया है, इनफ्लो कम हो रहा है। तो अगर जुलाई 2025 से कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी तुलना में इस महीने मतलब अगस्त महीने में जो आउटफ्लो है वो ज्यादा होने की वजह से जो नेट एफडीआई है उसकी पोजिशनिंग में कमी आई है। वहीं पर अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करें तो मतलब रिपैट्रिएशन को कि प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह जो बाहर भेज रहे हैं, रॉयल्टी वगैरह, तो उस वो देखने को मिला है 4.9 बिलियन का, जो कि जुलाई 2025 में 3.8 यूएस डॉलर बिलियन का था। तो वो भी आप देखेंगे बढ़ रहा है। वहीं पे जो आउटवर्ड एफडीआई है, मतलब जो इंडियन फर्म्स हैं जो बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, वो भी बढ़ा है, 1.7 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ा है, जो कि जुलाई महीने में यूएस डॉलर 1.3 बिलियन के आसपास था। तो वो आउटफ्लो भी देखने को मिल रहा है, वो बढ़ रहा है। वहीं पे रुपये की परफॉर्मेंस को आपको देखने को मिलेगा कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में दिन प्रतिदिन वो टूटता ही जा रहा है। 88 रुपए जो है पर यूएस डॉलर हो चुका है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज वगैरह हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। और एफपीआई विड्रॉल्स भी बहुत ज्यादा, एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी विड्रॉल्स में देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो इनफ्लो हुआ है वो कहाँ से ज्यादा हुआ है, कौन से सेक्टर ज्यादा हुआ, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर देखा जाए कि टॉप इन्वेस्टिंग नेशन का, ये अप्रैल से जुलाई 2025 की बात हो रही है, तो इसमें सिंगापुर, यूएस, मॉरिशस, यूएई और नीदरलैंड्स आते हैं। जो 76% के आसपास टोटल इनफ्लो केवल इन्हीं 4-5 जो देश हैं इनसे आता है। और अगर आप इसको हायरार्की में देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से है, फिर यूएई से है, फिर यूएस से है, फिर श्रीलंका, नीदरलैंड, मॉरिशस, ये आपको दिखा रहा है। ये आरबीआई का डेटा है। वहीं पे इसका जो प्राइमरी जो बेनिफिशियरी सेक्टर है, कहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा इनफ्लो हुआ है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है, फिर कंप्यूटर सर्विसेज,
बिजनेस एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया में पैसा लगाया जा रहा है। और यहाँ पे आप एक चार्ट देखेंगे जो कि आपको ये पूरा डेटा बताता है ग्रॉस और नेट एफडीआई का जो अभी तक हुआ है। ये अगस्त 2024 से डेटा आपको मिल रहा है, तो आप ये देखेंगे कि अगस्त 2025 में ये आप देखेंगे नेगेटिव में चला गया है। मतलब ये चिंताजनक बात है इस शॉर्ट पीरियड के लिए। अगर हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, कि एफडीआई जो है वो नेगेटिव में गया क्यों, नेट एफडीआई, तो इसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो अभी यूएस की तरफ से जो ट्रेड डील वगैरह का चक्कर है, जो यूएस टैरिफ्स जो है बढ़ाए जा रहे हैं, ट्रेड अनसर्टेनिटीज इतनी ज़्यादा हैं, उस वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई आने वाले समय में नुकसान हो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा निकालने वाली जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, और इस वजह से जो नया इन्वेस्टमेंट है ना वो भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अभी जब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती सारी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी में आती हैं। वहीं पे डॉलर की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी जो मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई कंपनी यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये लेट से 88 रुपये जो है वो प्रॉफिट कमा रही है, तो डॉलर की तुलना में तो अगर वो कन्वर्ट कराएंगे तो एक ही डॉलर होगा, है ना। आने वाले समय में अगर ये जो रुपया है और जो है घट जाए तो अब उनको $1 की तुलना में 90 रुपए जो है कमाने पड़ेंगे, तब उनको $1 मिलेगा। तो जो डॉलर जो है मजबूत हो रहा है, इसकी वजह से भी उनको लग रहा है कि ये जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं हम उसको वापस भेजें, ताकि जो एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग है वो हो सके, बहुत ज़्यादा नुकसान को देखना ना पड़े। फिर जो ग्लोबल मॉनेटरी टाइटिंग है, सब तरफ से एक तरफ से देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं केवल इंडिया के साथ ये पोजिशनिंग हो रही है, इस समय सारी, जैसे चाइना के ऊपर भी यूएसए का बहुत चक्कर चल रहा है, फिर रशिया से डील ना करने को लेकर के बहुत सारे ऐसे दबाव आ रहे हैं। तो इस वजह से जो अभी जो पूरा मार्केट है अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फूंक फूंक के कदम रखना ऐसा पड़ रहा है, जिस वजह से देखा जा रहा है कि जो नया इन्वेस्टमेंट है वो आने में दिक्कत हो रही है। वहीं पे रुपी भी डिप्रिशिएट ही होता जा रहा है इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। और रुपी का डिप्रिशिएशन इस वजह से भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे, रुपी को बेचेंगे, तो रुपया और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। तो उसकी वजह से देखा जा रहा है कि जो स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी है, तो जो फॉरेन फर्म्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रही हैं और फंड को विड्रॉ करें, मतलब इन्वेस्ट नहीं करें, वो प्रॉफिट बुक करके फंड को कहीं और लगाना चाह रही हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट अभी स्टेबल नहीं, जब स्टेबल होगा तो हम लगाएंगे। वहीं पे इसका एक रीजन आपको देखने को मिला कि जो भारत की जो इंडियन फर्म्स हैं उनसे आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। 1.3 बिलियन की हुई थी जुलाई में, 1.7 की हुई है अगस्त में। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो लोकल फर्म्स हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं अब्रॉड में, और इस वजह से भी जो आउटफ्लो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ इसके मेन रीजन्स हो सकते हैं किस वजह से जो एफडीआई है वो नेगेटिव में गया है। बाकी अगर हम बात करें ब्रॉडर आउटलुक की कि क्या बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो गई है, तो देखिए जो ये डेटा ही केवल अगस्त का है, तो ये इंडिया का जो कम्युलेटिव डेटा नहीं, ऐसा कि यार पूरे साल भर में बहुत कुछ हो गया, केवल अगस्त का डेटा है। और अगर हम अप्रैल से अगस्त 2025 को देखेंगे तो इंडिया का जो यहाँ पे नेट एफडीआई है वो $10.1 बिलियन का है, जो कि अगर देखा जाए सेम पीरियड लास्ट ईयर से 121% ज़्यादा है। तो आप ये देखेंगे कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये केवल एक शॉर्ट टर्म के फ्लक्चुएशन टाइप का है, बहुत ज़्यादा अभी चिंताजनक ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो ओवरऑल अगर देखा जा रहा है अप्रैल से अगस्त तक का, तो वो भी पॉजिटिव में ही रह रहा है और पिछले साल से ज़्यादा ही है। और ये मैंने बताया शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है, अनस्टेबिलिटी का इसका कारण क्या है, जो अभी जो ट्रेड वॉर वगैरह चल रही है ये इसके मेन रीजंस हैं। और इसकी वजह से ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी अपना पैसा भी होल्ड कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे गोल्ड के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि अभी स्टॉक मार्केट या कंपनियों में पैसा लगाने की जगह वहाँ पे अपना पैसा सेफ समझ रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं। बाकी शॉर्ट टर्म के इस तरह के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इनसे निपटने के लिए भारत सरकार और आरबीआई की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बने रहें। जैसे पीएलआई स्कीम्स वगैरह भारत सरकार निकालती है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, ताकि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बढ़ती रहे। बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, जिस वजह से आप देखेंगे जैसे अभी गूगल का आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो मतलब यूएसए के बाहर सबसे बड़ा जो एआई हब सेंटर बनाने जा रहा है गूगल, वो इंडिया में बनाने जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह के जो स्कीम्स आती हैं कि वहाँ पे बहुत सारे उनको बेनिफिट दिए जाएंगे, तो आकर के यहाँ पे लगाते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो बहुत ज़्यादा उससे भी जो पैसा है इनफ्लो है वो इंडिया में बढ़ता है। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।